Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start our another lecture on the pharmaceutical microbiology, and now this time our topic is bacteria. We will discuss in detail about bacteria. So now let us start about the introduction of bacteria. If we talk about the bacteria, they are the smallest free living organisms and are prokaryotes, means they do not qualify the complete definition of living cell, means that actually they are cell but they do not have proper nucleus, complete nucleus with nuclear membrane. In this class prokaryotes we have bacteria and archaea. Of notable interest is the observation that no disease causing archaea have yet been identified, and vast majority of prokaryotes of medical and pharmaceutical significance are bacteria. That is why archaea will not be the scope of our discussion. We will discuss only about bacteria. Bacteria represents a large group and diverse group of microorganisms that can exist as single cells और as cell clusters, यानी एक इंडिविजुअल सेल के तौर पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और क्लस्टर्स यानी ग्रुप बना के भी ये सरवाइव करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, बायोफिल्म बना के रहते हैं. मोर ओवर दे आर जनरली एबल टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ग्रोथ, एनर्जी जनरेशन एंड रिप्रोडक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर सेल्स. दूसरी चीज़ ये कि ये सेल्फ रिलायंस पर बेस करते हैं कि इनको किसी लिविंग सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए. खुद ब खुद ये इंडिपेंडेंटली ग्रो करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं अपनी लाइफ के लिए और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं. देयरफॉर इन दीज रेस्पेक्ट्स दे आर वेरी डिफरेंट टू द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. इसी तरह से ये एक्चुअली एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स से डिफरेंट है, क्योंकि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में क्या प्रॉब्लम है कि दे आर अनएबल टू लिव अलोन इन नेचर and can exist only as a part of multicellular organism. Suppose that अगर हम अपनी स्किन के कुछ सेल निकाल के किसी टेबल पे रख दें तो थोड़ी देर के बाद वो या एक आध दिन में वो डेड हो जाएंगे, तो वो ऐसे एज एन इंडिविजुअल वो सर्वाइव नहीं कर सकते, बल्कि पूरे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरे सिस्टम के साथ वो अपनी लाइफ गुजारते हैं. जबकि बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है. दे कैन लिव अलोन and they can grow, they can generate their energy and reproduce. Now bacteria diversity and ubiquity. इसकी डाइवर्सिटी क्या है और यूनिकनेस और इसमें अपनी जो मुख्तलिफ जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं. बैक्टीरियल डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन इन सेल साइज, सेल शेप, एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम्स, सर्वाइवल स्ट्रेटजीज एंड मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़. बैक्टीरिया की जो डाइवर्सिटी है यानी जो इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर साइज. डिफरेंट साइजेस में होते हैं, शेप्स की बेस पे, मींस मॉर्फोलॉजी की बेस पे, एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स कि किस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में वो ज़िंदा रह सकते हैं, नहीं रहते, या उसके लिए एडेप्टेशन कैसे करते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने के लिए, सर्वाइवल स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और उनकी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़ क्या हैं. तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी के यानी डिफरेंट बहुत ही डिफरेंट डाइवर्सिफाइड टाइप ऑफ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं. सच डाइवर्सिटी अलाउज बैक्टीरिया टू ग्रो इन ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट्स, और इसी डाइवर्सिटी की वजह से ये मुख्तलिफ तरह की एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं. रेंजिंग फ्रॉम हॉट सल्फर स्प्रिंग्स 65 डिग्री सेंटीग्रेड इतनी हाई टेम्परेचर पे, टू द डीप फ्रीज़र -20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतने लो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. एंड फ्रॉम हाई पीएच 1 पीएच जो कि बहुत ही हाईली एसिडिक है, एंड लो पीएच जो कि 13 है यानी जो कि अल्कलाइन पीएच है. सो एसिडिटी एंड हाई कंसनट्रेटेड एनवायरनमेंट लाइक 0.7 मोलर सोल्यूशन टू द लो मोलर सोल्यूशन, लो ऑस्मोलैरिटी यानी वाटर सोल्यूशन, उसमें ये हर तरह के डिफरेंट टाइप में यानी इनकी इतनी डाइवर्सिटी होती कि ये इतने मल्टीपल एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं. इन एडिशन दे कैन ग्रो इन बोथ न्यूट्रिशनली रिच एंड न्यूट्रिशनली पुअर सिचुएशन.
मीन्स के ये अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से एडेप्टेशन कर लेते हैं कि ये न्यूट्रिशनली रिच एनवायरनमेंट है तो उसमें कैसे ग्रो करना है, और अगर न्यूट्रिशनली पुअर एनवायरनमेंट है तो उसमें कैसे ग्रो करना है। एन एग्जाम्पल ऑफ सच डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी इज शोन इन टेबल 3.1। तो टेबल 3.1 को अब हम देखते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है बैक्टीरिया की वो किस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं। नाउ टेबल 3.1 डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया। अब इसमें एडेप्टिव फीचर्स हैं। सपोज दैट साइक्रोफाइल बैक्टीरिया क्या हैं? दे कैन ग्रो in a range of temperature from -40 Celsius to +20 Celsius. Mesophile, they can grow +20 to +40 degree Celsius. Thermophiles +40 to +85 means very high temperature तक ये ग्रो कर सकते हैं। थर्मोड्यूरिक और हाई टेम्परेचर पर, वेरी हाई टेम्परेचर पर। हेलोफाइल सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, यानी सॉल्टिश एनवायरनमेंट जैसा कि समंदर का पानी होता है, सैलाइन वाटर होता है, उसमें ग्रो कर सकते हैं। हेलोफाइल्स सॉल्ट टॉलरेंट जैसा हमने डिस्कस किया। एसिडोफाइल एसिड टॉलरेंट, यानी हाईली एसिडिक पीएच में भी दे कैन ग्रो। एरोबिक बैक्टीरिया दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, मीन्स के जनरल जो एनवायरनमेंट है। ऑब्लिगेट एनारोब्स, ये मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक है, तो दे कैन नॉट ग्रो इन ऑक्सीजन बट दे कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इस एनवायरनमेंट में दे कैन ग्रो। ऑटोट्रॉफ्स, ये भी टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे यूटिलाइज इनऑर्गेनिक मटेरियल फॉर देयर फूड प्रिपरेशन। हेट्रोट्रॉफ्स रिक्वायर ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर ओन फूड। तो इस तरह से ये डिफरेंट एडेप्टिव एनवायरनमेंट में अपने आप को, यानी ये डाइवर्सिटी है बैक्टीरिया की कि इतने डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर रेंज, सॉल्ट चेंजेस, सॉल्टी एनवायरनमेंट, एसिडिक एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनऑर्गेनिक मटेरियल पे, ऑर्गेनिक मटेरियल पे ये कैसे ग्रो कर सकते हैं। नाउ बैक्टीरियल अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका आता है सेल साइज एंड सेल शेप। Bacteria are the smallest free living organism. Their size being measured in micrometer or which is also called micron. Bacteria vary in size and from a cell as small as 0.1 से 0.2 millimeter size and diameter those that are greater than 5 millimeter in diameter. तो इस तरह से इसकी ये diameter तकरीबन greater than 5 millimeter और जो ओवरऑल साइज है इसका 0.1 से 0.2 मिलीमीटर या माइक्रोन होता है। बैक्टीरिया दिस लार्ज सच एज थायोमार्जिरेटा नेमीबियंसिस आर एक्सट्रीमली रेयर। ये लार्ज साइज का बैक्टीरिया, यानी जो आम बैक्टीरिया जिनका हमने अभी ये ऊपर तस्करा किया है, जिनका साइज 0.1 से 0.2 मिलीमीटर और डायमीटर ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर है, ये इनसे जो थायोमार्जिरेटा स्पीशीज जो है वो इससे लार्जर होती है, लेकिन ये एक्सट्रीमली रेयर है। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर 1 to 5 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 1 to 2 मिलीमीटर इन डायमीटर। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो उनका जो शेप और डायमीटर है, साइज जो है वो 1 से 5 मिलीमीटर और डायमीटर 1 से 2 मिलीमीटर तक होता है। By comparison, eukaryotic cells may be 2 millimeter to 200 millimeter in diameter. अब यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट में हमारे पास जैसे आ जाते हैं फंजाई और प्रोटोजोआ, वो रिलेटिवली बिगर इन साइज होते हैं बैक्टीरिया से और उनका साइज अप टू 200 मिलीमीटर, यानी डायमीटर उनका 200 मिलीमीटर तक भी हो सकता है। The small size of bacteria has a number of implications with regard to their biological properties, most notably increase and more efficient transport rate. अब यानी इनका जो साइज़ स्मॉल है वो इससे बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ रिलेट करती हैं और इसके बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, पर्टिकुलरली फॉर ट्रांसपोर्ट। यानी देखें जो जितना छोटा पार्टिकल होगा वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा, तो उस वजह से क्योंकि ये स्मॉलर इन साइज़ होते हैं तो इसलिए हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको भी आसानी से क्रॉस कर लेते हैं, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट रेट इनका हाई होता है। द एडवांटेज अलाउज बैक्टीरिया फॉर मोर रैपिड ग्रोथ रेट्स दैन यूकैरियोटिक सेल्स, और इसी स्मॉल साइज़ की वजह से और ये ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं अपने फेवरेबल एनवायरनमेंट में तेज़ी से और कर सकते हैं, तो इस वजह से ये जो है इनमें ये होता है कि ये
रैपिड ग्रोथ इनमें हो सकती है. सो दिस इज अबाउट बैक्टीरियल अल्ट्रास्ट्रक्चर. एंड नाउ मोर डिटेल. द मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर. ठीक है, एक सेल पर यूनिसेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया. पजेस सिंपल शेप्स, और वो शेप क्या हो सकते हैं? राउंडेड शेप होते हैं लाइक कोकाई, उनको हम कोकाई कहते हैं. सिलेंड्रिकल शेप होते हैं या ओवॉइड शेप होते हैं, वो रॉड शेप भी कहलाते हैं. सम रॉड्स आर कर्व्ड, फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलरा, यानी कॉलरा का जो बैक्टीरिया होता है जो कॉलरा यानी हैज़ा कॉज करता है उसको विब्रियो कॉलरा, और ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं. वाइल लॉन्गर रिजिड कर्व ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं विद मल्टीपल स्पाइरल्स, यानी स्पाइरल जैसे बाइंडिंग होती है, स्पाइरल बाइंडिंग, उस तरह के सर्कुलर बाइंडिंग होती है कि शेप में ये अपीयर होते हैं. एंड दीज बैक्टीरिया आर नोन एज स्पायरोचीट्स, यानी अगर वो इस तरह से कर्व्ड ऑर्गेनिज्म है मल्टीपल स्पाइरल फॉर्म में, तो उन बैक्टीरिया की शेप को हम स्पायरोचीट्स कहते हैं. इसके अलावा रेयर मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स आर ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें इंक्लूड द एक्टिनोमाइसिटीज विच आर रिजिड बैक्टीरिया रिजेंबलिंग फंजाई, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होते हैं, रिजिड होते हैं, सेल वॉल इसकी स्ट्रॉन्ग होती है. मे ग्रो एज लेंदी ब्रांच्ड फिलामेंट्स, जैसा कि फंजाई में फिलामेंट्स होते हैं. द माइकोप्लाज्मा विच लैक ऑफ कन्वेंशनल पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसको म्यूरिन भी कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन को, सेल वॉल, एंड आर हाईली प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म ऑफ इनडेफिनिट शेप, यानी इसका शेप भी कोई डेफिनेट नहीं होता, यानी इसकी शेप जो है वो बार बार चेंज भी होती है. और ये माइकोप्लाज्मा यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये माइकोप्लाज्मा रेयर टाइप का बैक्टीरिया है और यूनिक टाइप का बैक्टीरिया है. इसके अलावा मिससेलेनियस बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, कंप्राइजिंग स्टॉक यानी एक स्टॉक रॉड शेप, शीथ कवर्ड बैक्टीरिया, बडिड बैक्टीरिया, बड अपीयर हो रही है यानी ग्रोथ किसी जगह से बल्ज आउट हो रही है. एंड स्लाइम प्रोड्यूसिंग फॉर्म्स, यानी अपनी सेल वॉल पे एक स्लाइम लेयर प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया, ऑफन एसोसिएटेड विद एक्वेटिक एंड सॉइल एनवायरनमेंट. ये एक्वेटिक यानी पानी में या सॉइल वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी बैक्टीरिया होते हैं इस तरह के जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं. ऑफन बैक्टीरिया रिमेन टुगेदर इन स्पेसिफिक अरेंजमेंट आफ्टर सेल डिवीजन, कोशिश करते हैं कि एक साथ रहें बायोफिल्म बना के. एग्जाम्पल्स ऑफ सच सेलुलर अरेंजमेंट इंक्लूड चेन्स ऑफ रॉड्स और कोकाई, रॉड शेप की चेन्स, कोकाई की शेप, पेयर्ड सेल्स लाइक दो सेल्स के पेयर डिप्लोकोकाई, टेट्राइड्स 4 सेल्स के हैं, एंड क्लस्टर्स यानी मल्टीपल बैक्टीरिया एक साथ जो होंगे उनको क्लस्टर या बंच ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा. नाउ सेलुलर कंपोनेंट्स. Compared with eukaryotic cells, bacteria possess a fairly simple base cell structure. Okay, comprising cell wall, उसमें एक cell wall होगी, cytoplasmic membrane है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स होंगे, एंड ओकेजनली इंक्लूड ग्रैन्यूल्स, और कुछ साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स मौजूद होंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ structures and function of these parts of the bacterial cell, जिसमें सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम एंड इंक्लूजन ग्रैन्यूल. फर्स्ट, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया प्रोवाइड एन एक्सीलेंट रूट फॉर प्रोबिंग द नेचर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, मैनी ऑफ विच आर शेयर्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया में बहुत सारी ऐसी नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यानी लाइक ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी उसमें भी मौजूद हैं. सेकेंडली, नॉर्मल बैक्टीरिया possess can be customized to benefit society on a mass scale. For example, large scale industrial production, fermentation of antibiotics. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बहुत सारे नॉर्मल बैक्टीरिया हैं उसको सोसाइटी की बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. एंटीबायोटिक्स जो उसकी फर्मेंटेड प्रोडक्ट होगी बैक्टीरिया की, एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर की जाएं. इसके अलावा भी हम जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट एंजाइम्स, वैक्सीन्स की प्रोडक्शन,
और हार्मोन्स की प्रोडक्शन उनकी, और डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए भी, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए भी हम बैक्टीरिया को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यानी ये कि ये जो प्रोडक्ट्स होंगी ये लाज़मी बात है कि दे विल बी गुड फॉर दोज इंडिविजुअल्स दोज हु आर सिक एंड दे हैव गॉट सम डिजीज़, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये थेराप्यूटिक एजेंट्स के तौर पर यूज़ होंगे, तो उस तरह से ये सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा सकेंगे। थर्डली, यानी तीसरी एक और चीज़ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू नो हाउ टू किल बैक्टीरिया और बैक्टीरियल कंटामिनेंट्स एंड डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो सेलुलर कंपोनेंट को जानने के लिए ये भी ज़रूरी है कि ये बैक्टीरिया किस तरीके से डिजीज़ कॉज करते हैं और किस तरीके से ये बैक्टीरिया स्प्रेड करते हैं हमारी बॉडी में, और अगर हम इनको किल करना चाहें तो किस तरह से किल करते हैं। क्योंकि हमने जो एंटीबायोटिक्स बनाई हुई हैं वो कोई एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डैमेज करती हैं, कोई उसके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को, कोई उसके राइबोसोम्स यानी न्यूक्लियोइड या राइबोसोम्स को डैमेज करती हैं, उसको सप्रेस करती हैं ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म किया जाए और बैक्टीरिसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाए। तो इस तरह से जो है वो ये नॉलेज भी हमें मिलती है सेलुलर स्ट्रक्चर को जानने के से कि हम बैक्टीरिया को जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे हैं यानी हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं उनको किल किस तरह से करेंगे। नाउ द डायग्राम of bacterial cell features represented above the dotted line are only found in some bacteria whereas those below the line are common in all bacteria। ये जो dotted line है इससे ऊपर जो है वो ये बता रहे हैं कि ये जो है सम बैक्टीरिया में अवेलेबल होते हैं और ये जो डॉटेड लाइन से नीचे वाले मटेरियल है ये कॉमन इन ऑल बैक्टीरिया। अब पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो सब्सटेंसेस हैं वो फ्यू बैक्टीरिया में अवेलेबल होते हैं, नॉट इन ऑल बैक्टीरिया। तो सबसे पहले ये है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर यानी ये जो बैक्टीरिया के जो सरफेस पर मेम्ब्रेन है जिसको सेल वॉल कह रहे हैं हम, ये जो ब्लैक कलर की है दिस इज़ कॉल्ड सेल वॉल। तो इसके ऊपर एक ये स्लाइम लेयर बन जाती है, ये फ्यू बैक्टीरियाज दे प्रोड्यूस इट। कैप्सूल बैक्टीरिया के ऊपर ये लेयर बनाना कैप्सूल लेयर, ये भी तमाम बैक्टीरिया नहीं प्रोड्यूस करते, कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारा जो फूड मटेरियल होता है जब वो कंटामिनेट होता है बैक्टीरिया से तो उसके ऊपर एक स्टिकी सी लेयर जब बन जाती है यानी एक चिपचिपा सा बन जाता है स्टिकी सी लेयर, ख़ासतौर से चावलों में ये देखा होगा। दरअसल वो क्या होता है, वो बैक्टीरिया का ये कैप्सूल या स्लाइम लेयर होती है जो ग्रो हो रही होती है वहाँ पे। तो वो ये क्लियर इंडिकेशन होती है कि नाउ फूड इज़ कंटामिनेटेड एंड स्पॉइल्ड और अब वो ईडेबल नहीं रहा है। इसके अलावा ये पिलाई है एंड फेमरेआई है जो अटैचमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र के लिए, अटैचमेंट के लिए, होस्ट सेल के लिए, होस्ट सेल से अटैचमेंट के लिए। तो ये भी कुछ बैक्टीरिया में अवेलेबल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया में अवेलेबल नहीं होते हैं। इसी तरीके से ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला भी कुछ बैक्टीरिया में होता है, तमाम बैक्टीरिया में, जो कि मूवमेंट के काम आता है। तो ये कि हर बैक्टीरिया में ये मौजूद नहीं होता। इसके बरक्स ये जो डॉटेड लाइन के नीचे जो मटेरियल मौजूद है, लाइक सपोज दैट मीजोसोम्स, साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, और सेल वॉल है, फिर ये न्यूक्लियोइड है, फिर ये प्लाज्मिड्स हैं, और दैट्स इट। तो ये मटेरियल तमाम के तमाम बैक्टीरिया में मौजूद होता है। और जैसे हमने ये बात कही थी कि ये जो बैक्टीरिया हैं दरअसल क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, दे हैव जस्ट दिस न्यूक्लियोइड मटेरियल और ये राइबोसोम्स और प्लाज्मिड्स, दे आर नॉट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इस वजह से इनको हम प्रोकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो दिस इज एन स्ट्रक्चर ऑफ microorganism. Now today we are going to stop our lecture here, and from the next lecture we will discuss in detail the cell wall, their structure, their composition, and what is its importance. Thank you very much.